हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू बीएड सेकेंड सेमेस्टर के एमसीक्यू की। जी हां, लर्निंग एंड टीचिंग आपका जो पेपर है उसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो आपके साथ में साझा करने वाला हूं। इसके आंसर के साथ एक्सप्लेन भी कर दूंगा। देखिए, क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आए लेकिन इनडायरेक्टली तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक्सप्लेनेशन आप देखोगे, 4 ऑप्शंस को देखोगे, आपका माइंड जो है शार्प होगा और एग्जाम में आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। ये वीडियो मैं नहीं बनाने वाला था, काफ़ी थक चुका था, एग्जॉस्ट हो चुका था टू बी प्रिसाइज। पूरे दिन व्यस्त होने के बाद रात को आया हूँ, मैं डिनर करने ही वाला था, फिर मुझे याद आया कि कल आप लोगों का लर्निंग एंड टीचिंग का पेपर है। तो मैंने सोचा चलो पहले वीडियो बना लिया जाए, उसके बाद खाना खाया जाएगा। 11 बजने में 10 मिनट का वक्त है और ये वीडियो शुरू होती है। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए नीचे कमेंट करके ना आप लोग बस एक बात लिख देना, आप किस कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग किस किस कॉलेज से हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, शिक्षण का उद्देश्य क्या है। देखिए, जानकारी देना, इंटरनेट पे सारी जानकारियाँ अवेलेबल है, लेकिन जानकारी ले लेने से इन्फॉर्मेशन जो है वो नॉलेज नहीं है। याद रखिएगा, इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट इक्वल टू नॉलेज। तो पहला ऑप्शन ऐसे ही कट गया। विद्यार्थियों को गतिविधि में शामिल करना, देखिए इसकी बात तो एनसीएफ 2005 करता है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तो कहता है कि बच्चों को रियल लाइफ में आप लाएं और उसे जो है एक्टिविटी कराएं। अच्छी बात है, ये तो ऑप्शन ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन कुछ और ऑप्शंस को देखेंगे, जो सबसे बेहतर होगा उसे चुनेंगे। ज्ञान प्रदान करना, ठीक है, ये भी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं कि ये खराब ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन देखिए, वांछित व्यवहार में परिवर्तन लाना। देखिए, लर्निंग का एक ही मतलब है। जब मैं बीएड में पढ़ रहा था तो मुझे टीचरों ने बताया था कि आपके बिहेवियर में कितना बदलाव आ पाता है वो बड़ी बात है। आपने पढ़ा, सच बोलना चाहिए, हमें दूसरे के प्रति दया दिखानी चाहिए, लेकिन आप इन दोनों बातों को अगर इसे सीखा आपने 4 साल या 5 साल की उम्र में इसे सीख लिया आपने, लेकिन आप 15 साल 20 साल के बाद थोड़ी दया आपके अंदर आती है या आप सच बोलना शुरू करते हो, दैट मीन्स एक्चुअल लर्निंग आपकी तब हुई। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या होगा, सबसे करेक्ट है। याद रखिएगा, सीटेट में ऐसे ही सवाल बनेंगे, इसमें से ये दूसरा ऑप्शन गलत नहीं है, तीसरा ऑप्शन भी गलत नहीं है और चौथा ऑप्शन भी गलत नहीं है, लेकिन सबसे बेहतर आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 4। सिद्धू कान्हू मुर्मू 2022 का ये सवाल था। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन का कारक नहीं है। देखिए, मोटिवेशन चाहिए आपको और बोला गया कि कौन सा मोटिवेशन का कारक नहीं है। नोट वाला क्वेश्चन जब भी आए ना तो कान खड़े करिए खरगोश की तरह और इसके बाद आप आंसर करिए। अगर आप यहाँ से सारे क्वेश्चंस को देख लेंगे तो आपको इतना दिमाग में आ जाएगा कि प्राइज़ जो है क्या है। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता में दौड़ते हो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले को प्राइज़ मिलता है। तो ऐसे में प्राइज़ तो मोटिवेशन का काम करती है और ये क्या करती है, आपको मोटिवेट करती है कि भाई आगे बढ़ो और फर्स्ट प्राइज़ या सेकंड प्राइज़ या थर्ड प्राइज़ आपको मिलेगा। प्रोत्साहन, ऑब्वियसली अगर आप अच्छा करते हो तो मैम बचपन में गुड, वेरी गुड लिख दिया करती थी या सर, और फिर ये स्माइली बना देती थी तो आप बहुत खुश होते थे। एक्चुअली मुझे याद है अभी भी, जब मैं पहले शुरुआत की थी मैंने 7 से बच्चों को पढ़ाने के लिए, मैं वेरी गुड लगाकर ये नीचे 2 स्माइली बना देता था, बच्चे इसे काउंट करते थे। नोटबुक ख़त्म होती थी, आखिरी पेज में उन्होंने लिख रखा था कि कितनी उनको वेरी गुड, कितनी स्माइली मिली है। तो ये बहुत इंसेंटिव जो है वो क्या है, प्रोत्साहन क्या है, ये भी अच्छा है, मोटिवेशन का कारण है। प्रशंसा करना, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी की प्रशंसा करोगे कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा खेल रहे हो, बहुत अच्छा सोच रहे हो, या फिर आप क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हो, किसी भी फील्ड में अगर आप किसी की प्रशंसा करोगे तो ऑब्वियसली वो मोटिवेट होगा, उसे प्रेरणा मिलेगी। लेकिन प्रैक्टिस करने से कोई प्रेरणा नहीं मिलती। प्रैक्टिस क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है। याद करना, रोट लर्निंग, ये सब क्या है, नेगेटिव वर्ड है। सीटेट में आपको ये काफ़ी काम आएगा। प्रैक्टिस करना अच्छी बात नहीं है, रोट लर्निंग या फिर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, ये सब गलत बात है। ऑप्शन 4 आपका कटेगा, ऑप्शन 4 ही यहाँ पर होगा क्योंकि नोट वाला सवाल था। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है, देखिए, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किससे संबंधित है। सीधी सीधी बात है, वैज्ञानिक के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पर। तो देखिए, थॉर्नडाइक साहब ने ट्रायल एंड एरर की बात की है। देखिए, मैं अभी भी जो है अपने हाथ से ही लिख रहा हूँ, मेरा जो पेन टैब है वो खो गया है, अब मैं दुर्गा पूजा के फ्लिपकार्ट सेल में उसे ऑर्डर करूँगा। ट्रायल एंड एरर, ठीक है, ट्रायल एंड एरर मेथड की शुरुआत किसने की थी, या फिर थॉर्नडाइक साहब ने इसकी खोज की थी, ठीक है। ट्रायल एंड एरर लर्निंग की बात इन्होंने की थी। याद रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है कि यही सवाल आ जाए, लर्निंग से सिलेबस है आपका तो ये सवाल आ सकता है। आगे देखिए, एक और साहब हैं स्किनर साहब, इन्होंने क्या कहा था, तो स्किनर साहब ने ही ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात की थी, ठीक है। यानी कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट पे ये आधारित था। किस पे, रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट पे, इस पे जो है इन्होंने अपनी थ्योरी को रखा था, ठीक है। यानी कि बिहेवियर से जो है ये चीज़ें होती है।
और पावलोव साहब के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, इनके डॉग के बारे में, कि घंटी बजती थी तो डॉग जो है क्या करता था, सलाइवा निकालता था, जो लार निकालता था ताकि उसे जो है भोजन मिल जाएगी। उसने घंटे के बजने से जो है अपने खाने को एसोसिएट कर लिया था, उनकी कंडीशनिंग जो है रिफ्लेक्स उन्होंने समझ लिया था, बेल बजने से खाना मिलता है। ठीक है, एक और ऑप्शन है और इनका नाम है लेविन साहब। लेविन साहब ने क्या किया था, इन्होंने फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग दी थी और इनका जो जोर था मोटिवेशन का, गोल डायरेक्टेड था। फिलहाल अभी इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ये फिलहाल आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 स्किनर इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। शैक्षिक मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन है? शैक्षिक मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? पहला ऑप्शन देखिए बालक, फिर है शिक्षक, 1 मिनट, ये देखिए पहला है बालक, दूसरा शिक्षक, फिर है विद्यालय और है पाठ्यक्रम। देखिए अगर बात करो आप स्कूल की बात अगर आप करते हो तो स्कूल में देखिए सबसे ज़रूरी कंपोनेंट क्या है। अगर बच्चा नहीं आए तो जो आपने टीचर हायर किया है या फिर टीचर को जॉब दी है या फिर स्कूल ओपन किया है, बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाया है आपने, 4 दीवारी लगा दी है, आपने सिलेबस तैयार कर दिया है, कोई भी काम का है इसमें, तो ये चाइल्ड जो है वो क्या है, हमेशा याद रखिएगा, चाइल्ड कोर है किसी भी स्कूल का, किसी भी करिकुलम का कोर है। अगर चाइल्ड है तो ही सब कुछ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। और बच्चा कभी गलत नहीं होता, बच्चा फेल नहीं होता, सिस्टम फेल होता है। देखिएगा कई बार जो है सीटेट में ये सवाल भी बन पड़ता है कि अगर एक परीक्षा में कोई बच्चा फेल होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आनी चाहिए, परिवार पे, टीचर पे, स्कूल पे या किस पे? तो बच्चे पे जिम्मेदारी तो नहीं आएगी। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। जब पहले सीखी हुई चीज़ें नई परिस्थिति में सीखने में मदद करती है तो इसे क्या कहते हैं? देखिए आपने पहले से कुछ सीख रखा था, ठीक है, प्रीवियस नॉलेज आपके पास था, आपके पास प्रीवियस नॉलेज था और उसमें आपने कुछ ऐड किया, तो इससे क्या होगा? देखिए जब आप पुराने चीज़ों से नई चीज़ों को सीखते हो तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव लर्निंग, पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। पहले से कुछ आपने ऐड कर दिया, तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेगेटिव लर्निंग कहाँ से हो जाएगी? आपने क्लास 1 में या फिर LKG UKG जो भी है, आप उसमें क्या करते हो, सम सीखते हो। सबसे पहले आपने अगर सम सीख लिया, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन क्या है, रिपीटेशन ऑफ एडिशन तो है। तो आप अगर सीख लेते हो सम, इसका कहने का मतलब है कि आप मल्टीप्लिकेशन भी जो है सीखने में आपको मदद मिलेगी। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव ट्रांसफ़र है। जैसे कि आपने 2 + 2 4 सीखा, ठीक है ना, अगर मैं आपको इसी तरह से ये मल्टीप्लाई करने के लिए दे दूं या एक और डिजिट का, तो आप बाद में तो सम करते हो ना, तो ये काम आएगा ना। प्रीवियस लर्निंग जो है, यानी कि जो पहले से सीखी हुई चीज़ें हैं नई परिस्थिति में काम आए, तो वो पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है। नेगेटिव तो नहीं होगा, जीरो ट्रांसफ़र नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। बड़े ही आसान से सवाल हैं। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल क्या है, शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बड़ा ही प्यारा सवाल है ये, आपको हो सकता है सेमेस्टर 3 में भी पूछ दे, आगे भी ये सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर आप सारे ऑप्शंस को देखेंगे तो थॉर्नडाइक साहब को इसे जो है शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, यानी कि फादर ऑफ एजुकेशनल जो है साइकोलॉजी का माना जाता है इनको। अब यहाँ से भी देख लीजिए कुछ और चीज़ें हैं जो ऑप्शंस हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए हर्बर्ट ने क्या कहा था, इन्होंने जो है 3-4 चीज़ों को रखा था, जिसमें कि फॉर्मल स्टेप्स ऑफ टीचिंग की बात की थी हर्बर्ट साहब ने, ठीक है। अभी फिलहाल इतना जान लीजिए। पेस्टोलॉजी के द्वारा क्या बातें कही गई थी? पेस्टोलॉजी साहब ही ने जो है कहा कि जो भी होना चाहिए वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, जो भी होना चाहिए, चाहे वो आपका लर्निंग का प्रोसेस हो, एक्टिविटी हो, स्कूल हो, करिकुलम हो, सब कुछ चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। पेस्टोलॉजी के द्वारा ये बात कही गई थी, ठीक है। मैं बाकी नेट की भी तैयारी कर रहा हूँ तो वहाँ पे इन लोगों के नाम बार बार आते हैं, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, थॉर्नडाइक इज़ द राइट आंसर। हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सामाजिक अधिगम कहाँ होता है? सोशल लर्निंग कहाँ होती है? जब आप अलग थलग रहोगे तो सोशल लर्निंग हो पाएगी क्या? भीड़ में हो पाएगी क्या? ऑडियो विजुअल सामग्री से हो पाएगी? देखिए ऑडियो विजुअल तो आप अकेले में रहकर टीवी देख रहे हो, तो वो तो सेग्रीगेशन हो गया, तो ये ऑप्शन कट गया। भीड़ में भी रहने से क्या होगा, मेला में आप जाओगे, भीड़ में आप खो जाओगे। तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, संपर्क। किसी के साथ आप कांटेक्ट में रहते हो तो आप सीख पाते हो, अदरवाइज आप नहीं सीख पाओगे। टीचर से, अपने क्लासमेट से अगर आप बात करोगे, हो सकता है कि आपसे जो है वहाँ से कुछ पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो जाए। तो ऑप्शन 3 आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, टर्मन के अनुसार औसत बालक का IQ क्या होता है?
देखिए इस तरह के सवाल आईक्यू से सवाल जो है ऐसे भी पूछा जा सकता है। आईक्यू का फॉर्मूला क्या है? तो मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इनटू 100, याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में बार बार सवाल आते हैं। तो अब पूछा गया है कि टर्मन के अनुसार औसत बालक का आईक्यू क्या होता है? तो जो एवरेज बच्चा है वो हो जाएगा, उसका जो एवरेज आयु हो जाएगा, आईक्यू हो जाएगा, वो 91 से लेकर 1110 हो जाएगा। अगर इससे अधिक आईक्यू हो जाती है 111 से 120 के बीच में, आप उसे प्रतिभाशाली बच्चा कह सकते हो, या फिर उसे जो है ब्राइट कहा जा सकता है कि वो बच्चा क्या है, ब्राइट है। तो इसका आंसर फिलहाल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, व्यक्तित्व किसका उत्पाद है? देखिए ऐसे तो ये कोई फार्मूला है नहीं, ऐसे कोई फार्मूला है नहीं। जो भी बच्चा है या किड है वो क्या है, वो इन्वायरमेंटल और हेरिडिटी से मिलकर, इसके बीच में गुणात्मक संबंध नहीं है, ये प्रोडक्टिव नहीं है, लेकिन फिलहाल जो है आप इसे ऐसा मान सकते हैं, इसे इसी साइन से जो है ऐड नहीं बल्कि प्रोडक्ट आप मान सकते हैं। तो वंशानुक्रम से ऑब्वियसली बात है कि आप अपने माँ पिताजी जैसे आपके दिख रहे हैं या फिर जैसे वो सोचते हैं, कुछ ना कुछ हद तक आप सोचते हो, वो हेरिडिटी का प्रभाव है, और हेरिडिटी के साथ साथ इन्वायरमेंटल का भी ये जो है कॉम्बिनेशन है। तो ऑप्शन 4 आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 2022 का आखिरी सवाल है, प्रभावशाली शिक्षक की विशेषताओं में कौन सी विशेषता शामिल है? देखिए किसकी बात की जा रही है? शिक्षक की बात की जा रही है। तो एजुकेशनल क्वालिटीज़, एबिलिटीज़, अच्छी बात है, शिक्षक ने अच्छी से पढ़ाई की है। प्रोफेशनल क्वालिटीज़ होनी चाहिए टीचर में, ऑब्वियस ही होनी बात है, जो है होनी चाहिए। ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन तो आप आराम से एलिमिनेट कर पाओगे। अगला सवाल है, और ये देखिए 2024 का सवाल है, शैक्षिक मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई थी? यह जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा दी गई थी, ये सवाल आपसे पूछ लिया गया है। देखिए इस तरह के सवाल आए ना, फैक्चुअल सवाल, इस तरह के सवाल आते हैं, BBMKU में भी आया हुआ है, विनोबा भावे में भी आया हुआ है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये जो सवाल होते हैं ये याद रखने वाले, रटने वाले सवाल हैं। मैं जानता हूँ रटना गलत बात है, लेकिन आपको ये करना ही पड़ेगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। स्किनर ने ये बातें कही थी, BF स्किनर के द्वारा ये बात कही गई थी। सवाल नंबर 12, संरचनात्मक यानी कि कंस्ट्रक्टिव जो है आपका शिक्षण में डिस्लेक्सिया मुझे, मैं थोड़ा बोलने में अटक जाता हूँ। शिक्षण के माध्यम से छात्र किस प्रकार अधिगम करते हैं? ठीक है, रटकर, देखिए बच्चा कभी भी रोट लर्निंग नहीं करता है, मैंने आपको बार बार कहा है। खोज के माध्यम से, देखिए ये सही बात है, सबसे अच्छा, मीनिंगलेस तो होगा नहीं। रेस्पिरेटिव यानी कि ग्रहणात्मक, ये भी ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। खोज के माध्यम से सीखना, जैसे आपने कोई खिलौना बच्चे का छिपा दिया और बच्चा जो है वो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कि इसने तकिया के नीचे, पिलो के नीचे या फिर बेडशीट के नीचे जो है छिपा दिया है, तो वो डिस्कवर करता है इन चीज़ों को। तो इसका जो फिलहाल आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 3 इज द राइट आंसर। खोज के माध्यम से बच्चा सीखता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, क्या बोला गया है? देखिए बोला गया है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा और शिक्षण, थॉट के बीच में क्या रिलेशन है? तो देखिए लेव वाइगोस्की ने कहा था कि भाषा और जो चिंतन है, थॉट प्रोसेस है, वो इंटरकनेक्टेड है। ये प्रोसेस क्या है? एक दूसरे से स्वतंत्र यानी कि अलग नहीं है। जैसा आप सोचते हो भाषा आपकी वैसी ही होती है, प्रभाव बिल्कुल डालती है, और चिंतन जो है भाषा को आकार देती है। ये कुछ हद तक ठीक है, लेकिन आपको किसी एक साइंटिस्ट के द्वारा जो बातें कही गई है उसके हिसाब से लिखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा और चिंतन जो है विकास की जटिल अंतर संबंध है। ठीक है, और याद रखिएगा इनर स्पीच के बारे में इन्होंने बात की थी, प्राइवेट स्पीच के बारे में इन्होंने बात की थी, तो सवाल आएगा। बाकी सोशलिज्म का भी जो है थ्योरी इन्होंने दिया था। अगला सवाल देखिए क्या है, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, हाँ अब ये दिख रहा होगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सी समूह गैर शाब्दिक बुद्धि लब्धि परीक्षा, नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट का प्रकार नहीं है? तो देखिए इंटेलिजेंट टेस्ट से सवाल डायरेक्ट पूछ दिया गया है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, ये जो आर्मी बीटा टेस्ट है, ये जो IQ टेस्ट है, ये बनाया गया था कि जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं, अंग्रेजी नहीं जानते हैं, उनके लिए ये बनाया गया था, जिसमें पिक्चर, सिंबल या फिर शेप के माध्यम से जो है उसे चीज़ को देखा जा रहा था। तो ये क्या था? ये नॉन वर्बल परीक्षा था। ठीक है, बाकी आर्मी अल्फा टेस्ट जो था ये क्या था? वर्बल था। इसमें मैथ्स के सवाल पूछे गए थे, इसमें भाषा, लैंग्वेज से, जनरल से, GK से सवाल बने थे। शिकागो टेस्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जो है यह भी एक गैर शाब्दिक था, ये भी एक गैर शाब्दिक था, लेकिन आप जो है आर्मी बीटा टेस्ट को ही आंसर करोगे। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, व्यक्तित्व की 16 PF यानी कि पर्सनालिटी फैक्टर के बारे में जो है बात किसने की थी, या इस परीक्षण को किसने कंडक्ट किया था। तो देखिए इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा कैटल के द्वारा ये बात की गई थी। अगर आप NCERT के क्लास 11th के साइकोलॉजी के बुक को पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। मैंने रखी है 11th-12th की साइकोलॉजी, यू मस्ट रीड। आप उसे पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। बाकी PDF तो डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे मिलेगा आपको, वहाँ पे मैं वो बुक की जो PDF है वो आपको अवेलेबल करा दूंगा। फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा B, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस पर। अगला सवाल है, शिक्षण अधिक प्रभावी होता है जब शिक्षक उपयोग करता है किसका। लेक्चर मेथड दोगे तो बच्चा सो जाएगा ना, गलत हो जाएगा। प्रदर्शन विधि, ये भी ठीक है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे दोगे कि आपको ये काम करना है, ये करना है, इंटरेक्शन नहीं होगा ना, टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगा तो बच्चा ठीक से नहीं सीखेगा। 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। इंटरेक्टिव टीचिंग, ये बिल्कुल सही बात है, और प्रदर्शन करके भी पढ़ाएगा बच्चा तो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। अब देखिए बात आ जाती है कि जब 2 ऑप्शन आपको ठीक लगे तो आपको एलिमिनेटिंग मेथड का इस्तेमाल करना होगा। इसमें क्या हो जाएगा, इंटरेक्टिव मेथड ज़्यादा होगा। इसमें भी देखिए प्रदर्शन विधि में टीचर ही कर रहा होगा ना, टीचर और बच्चे के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, लेकिन D में ये कम्युनिकेशन गैप नहीं होता है, तो D आपका सही हो जाएगा, इंटरेक्टिव, यानी कि बच्चा और टीचर दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। अगला सवाल, प्रभावी शिक्षण में कौन सा जो है प्रमुख व्यवहार होता है। छात्रों के विचार और योगदान का उपयोग करना, अच्छी बात है। संरचना देना, स्ट्रक्चरिंग। शिक्षण में विविधता यानी कि वैरायटी आप लाओगे यहाँ पर। क्वेश्चनिंग यानी कि प्रश्न करना। देखिए चारों ऑप्शन आपने पढ़ लिया और चारों ही ऑप्शन आपको ठीक ठाक लग रहे होंगे। अब इनमें से किसी एक को चुनना है, किसी एक को चुनना है जहाँ पे आपको डाइवर्सिटी दिखे। याद रखिएगा सीटेट में भी आप जाओगे तो वहाँ पे आपको डाइवर्सिटी, विविधता यानी कि अलग अलग लोगों को एक साथ चलने की बात की जाएगी। बाकी आप आगे पढ़ोगे जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी में, और या फिर इंक्लूसिव स्कूल भी आपका पेपर है एक, वहाँ पे आप इस तरह के क्वेश्चंस को ज़्यादा देख पाओगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षण में विविधता आप लाओगे तो वो व्यवहार में सबसे ज़्यादा परिवर्तन लाएगा, या फिर सबसे इंटरेक्टिव टीचिंग हो पाएगी। अगला सवाल देखिए क्या है, कौन सी स्मृति के संवादात्मक स्मृति यानी कि इंटरेक्टिव मेमोरी भी इसे कहा जाता है। ठीक है, फैक्चुअल सवाल है और फैक्चुअल सवाल का आंसर मैं फैक्चुअल ही दे देता हूं। अल्पकालिक स्मृति, शॉर्ट टर्म मेमोरी ये होता है। ठीक है, ये क्या होगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी होगा। अगला सवाल, अल्पकालिक स्मृति के लिए कौन सी रणनीति सबसे प्रभावशाली होती है। देखिए इस तरह के सवाल जब भी आए ना तो ऐसे सवालों को रट कर जाना चाहिए, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। तो देखिए रिहर्सल, पुनरावृत्ति अगर आप करोगे तो इससे ये सबसे आसानी से हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 2024 का आखिरी सवाल है, निम्न में से कौन सी विशेषता समूह की परिभाषा का भाग है। भाषा का भाग है, ये सवाल पूछा गया है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, जब आपके बीच में विशेषता का समूह जो आएगा वो प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी से आएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन अब बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू 2021 के पेपर की। पावलोव ने जो क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत कब प्रतिपादित किया। देखिए मैंने कहा ना कि ये फैक्चुअल सवाल आएंगे ही आएंगे, ठीक है, और आगे जब मैं नोट्स बनाऊंगा, सजेशन दूंगा आपको, तो वो काम की सजेशन रहेगी। 1904 में पावलोव ने जो है कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया, जिसमें बेल को जो है फूड से एसोसिएशन कर दिया गया था, फूड से एसोसिएट कर दिया गया था। घंटी बजती थी और फूड आ जाता था तो कुत्ता सलाइवा निकालना शुरू कर देता था। कहानी नहीं सुनाऊंगा, आगे बढ़ूंगा। अगला सवाल है, पावलोव के प्रयोग में स्टिमुलस कौन था। स्टिमुलस मतलब क्या, स्टिमुलस का मतलब क्या होता है कि जब आप क्या कर रहे हो, किसी चीज़ को एक्टिवेट कर रहे हो तो जो है वो भोजन था। भोजन के आने से जो है वो अनकंडीशनल स्टिमुलस था, और जो है कुत्ते को भोजन दिखाने पर स्वतः लार बनती थी। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, थॉर्नडाइक के अनुसार ट्रायल एंड एरर विधि कैसी होती है। थॉर्नडाइक ने जो है ऐसी बात क्यों कही थी और किस तरह से कही थी, उसके हिसाब से आपको बताना है। देखिए थॉर्नडाइक ने जब ट्रायल एंड एरर का मेथड किया था तो इसमें जो है इंक्रीमेंटल की बात की गई थी। इंक्रीमेंटल की बात की गई थी, इसमें सीखना धीरे धीरे होता है। इसमें जो है वो अपने एरर को क्या करता है, छोड़ता है, धीरे धीरे उसे जो है त्याग करता है, और सही प्रतिक्रिया वो बार बार दोहराता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पुरुष सामान्यतः महिलाओं से अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन क्या दर्शाता है। कि ये सही है, बिल्कुल नहीं, ये जेंडर बायसनेस है।
ये क्या है? जेंडर बाइसनेस है। आप अगर मान लो कि लड़कों से जो है ज़्यादा अच्छा लड़कियां गाती है, ये भी एक जेंडर बाइसनेस है। हाँ, एक कुछ बातें ऐसी है जिसको आप जेंडर बाइसनेस नहीं कर सकते हैं। वो ट्रूथ है कि लड़कियां जो है वो उनका जो शारीरिक बनावट है वो लड़कों की तुलना में कमज़ोर होता है फिजिकली। आप भले ही जिम वगैरह जाकर के बॉडी बना लो, बट उनकी जो भार उठाने की क्षमता है वो प्रकृति ने उनको कम दिया है, पुरुषों को ज़्यादा ताकत दिया है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ आप आगे जाओगे। अगला सवाल देखिए क्या है? बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस IQ जो है निकालने का फॉर्मूला क्या है? पूछ ही दिया गया है, मैंने आपको खैर पहले ही बता रखा था, MA/CA × 100 आपको करना था। ठीक है जी। अगला सवाल, किसी बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात हो रही है। मदर टंग की, विदेशी भाषा की, शैक्षणिक भाषा की या फिर मानक भाषा की? देखिए, ये सवाल ना घुमा घुमा के आपसे पूछ लिया जाएगा और ऐसे सवालों को आपको आंसर करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। और ये सवाल मातृभाषा से संबंधित सवाल बार बार पूछे जाएंगे और बच्चा जब मदर टंग में एक्टिवेट रहेगा ना तो वो ज़्यादा चीज़ों को सीख पाएगा। इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस बात का जो है ध्यान रखा गया है कि आप मातृभाषा में ही बच्चों को, फिलहाल तो जो प्राइमरी स्टेज है उसमें बच्चे को आप जो मदर टंग है उसमें ही जानकारी आप दोगे। अगला सवाल देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 27, क्या बोला गया है? देखिए, शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? बच्चों की देखभाल करना? बिल्कुल नहीं। बच्चे की देखभाल माँ पिताजी करेंगे, आपका काम ये नहीं है। कक्षा में लेक्चर देना, व्याख्यान देना? नहीं। शिक्षण कार्य का आयोजन करना या छात्रों का मूल्यांकन करना? देखिए, टीचर का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? पढ़ाना। शिक्षण काम करना ऑप्शन नंबर 3। वोटर कार्ड बनाना, चुनाव कराना? नहीं है, लेकिन ये जो दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे यहाँ ये होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेज मॉडल ऑफ मेमोरी का हिस्सा नहीं है? मॉडल ऑफ मेमोरी का हिस्सा नहीं है। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? पहला है सेंसरी, फिर है शॉर्ट टर्म मेमोरी, फिर है लॉन्ग टर्म मेमोरी, फिर है वर्किंग मेमोरी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। वर्किंग मेमोरी जो है वो क्या है? स्टेज मॉडल ऑफ मेमोरी का हिस्सा नहीं है। बाकी ये तीनों हैं। नॉट वाला सवाल बचिएगा तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन कट जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, 5 साल के बच्चे की सोच किस प्रकार की होती है? बच्चा 5 साल का है, ध्यान में रखिएगा, और बच्चा किस तरह से सोचता है आपको ये बताना है। पहला है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, डायरेक्टेड थिंकिंग, कंक्रीट थिंकिंग या फिर लॉजिकल थिंकिंग। देखिए, बच्चा है छोटा और बच्चा जो है 5 साल के बच्चों को जो है धीरे धीरे वो जो है पिक्चर को देखकर सीखना शुरू कर देता है, टच को समझना लगता है। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C या फिर ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षक की अपनी पेशे में सफलता की कुंजी क्या है? उसका आर्थिक रूप से सक्षम होना? बिल्कुल नहीं। कोई बहुत अमीर है इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत अच्छा शिक्षक हो जाएगा। विषय वस्तु का ज्ञान होना, स्वभाव में मधुरता होना और अपने अभिव्यक्ति की क्षमता को विकसित करना। ठीक है, देखिए, शिक्षक को सबसे अधिक जो है, मैंने अभी शायद एक वीडियो में शायद बताया था कहीं पे, मास्टर्स जो है अपने सब्जेक्ट में होना चाहिए। तो ऑप्शन 2 होगा। अगर आप मैथ्स के टीचर हो, अगर आपको मैथ्स नहीं आता है तो बाकी आप भले ही सब चीज़ में अच्छे हो जाओ, आप अच्छे शिक्षक नहीं बन सकते हो। अगर आपको इतिहास नहीं आता है और आप इतिहास के शिक्षक बनना चाहते हो तो आप नहीं बन पाओगे, एग्जामिनेशन में आप फेल हो जाओगे ना। तो इसलिए आपको अपने सब्जेक्ट में मास्टर्स करना ज़रूरी है। ये था आपका सिद्धू कान्हू मुर्मू B.Ed सेकेंड सेमेस्टर का लर्निंग एंड टीचिंग एंड लर्निंग का पेपर। इसे शेयर कीजिएगा और मैं अभी एक और वीडियो शूट करूंगा आफ्टर माय डिनर असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए। वीडियो आपने अगर यहाँ तक देखी और अप्रिशिएट करते हो तो जय हिंद नीचे कमेंट करके आप ज़रूर लिखेंगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।